Hello everyone, welcome to 1% Daily. This is the third lecture in the Organization Theory series. सेकेंड लेक्चर में हमने अपना सेकेंड टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन गोल शुरू किया था, जिसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल। बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल एक मॉडल है जिसको किसने दिया था? हर्बर्ट साइमन ने। इन्होंने क्या कहा? साइमन डिसएग्रीड विद टोटल रेशनैलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गोल सेटिंग। इन्होंने बोला कि जो टोटल रेशनैलिटी, जो कि टोटल रेशनैलिटी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें कि ये माना जाता है कि मैनेजमेंट को सब कुछ पता है, मैनेजमेंट कैन टेक द बेस्ट डिसीजन अलोन, उनको इन्होंने डिसरिगार्ड किया। बोला कि मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। अब टोटल रेशनैलिटी किस असम्पशन में बेस्ड है कि डिसीजन मेकर्स नो ऑल द ऑल्टरनेटिव्स, मतलब जो डिसीजन मेकर है, मैनेजमेंट है, उनको सब ऑल्टरनेटिव्स के बारे में पता है। दे नो ऑल द यूटिलिटीज ऑफ ऑल ऑल्टरनेटिव्स, मतलब जो भी ऑल्टरनेटिव्स है उनको ऑल्टरनेटिव भी पता है और सब ऑल्टरनेटिव्स के प्लस माइनस भी पता है। दे हैव ऑर्डर्ड प्रेफरेंस फॉर एन ऑल्टरनेटिव, जितने भी ऑल्टरनेटिव उन्होंने सबको रैंक भी दे रखा है कि फर्स्ट ऑल्टरनेटिव ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो इन तीन चीज पे हमारा क्या टोटल रेशनैलिटी बेस्ड है। साइमन फाउंड दैट दीज आर फंडामेंटली रॉन्ग, ये गलत है फंडामेंटली। ही एडवोकेट, उन्होंने क्या बोला? ही एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ सैटिस्फाइंग डिसीजन। सैटिस्फाइंग डिसीजन मीन्स ऐसा डिसीजन जो सबको या फिर मोस्टली को सेटिस्फाई करे। ह्यूमन बिहेवियर इज नाइदर टोटली रेशनल नॉर इर्रेशनल। बेसिकली उन्होंने ये बोला कि ह्यूमन बिहेवियर ना तो सिर्फ पूरा का पूरा रैशनल होता, ना पूरा का पूरा इर्रेशनल होता, वो एक मिडिल पाथ होता है विच इज नोन एज बाउंडेड रेशनैलिटी। ठीक है, सो दिस इज द मॉडल विच इज गिवन बाय हर्बर्ट साइमन विच एडवोकेटेड दैट टोटल रेशनैलिटी इज नॉट पॉसिबल, इंस्टेड डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन बाउंडेड रेशनैलिटी। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी एडवोकेट। पर्सनैलिटी एडवोकेट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज टू ब्लेम फॉर डिफरेंस इन इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब अगर इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, अगर हमें डिफरेंस है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो द ब्लेम इज ऑन टॉप मैनेजमेंट। फॉर्मल सिस्टम क्रशेस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। फॉर्मल सिस्टम इज सुटेबल टू चिल्ड्रन बट नॉट फॉर मैच्योर पर्सन्स। मतलब कह रहे हैं कि कुछ हमारा फॉर्मल सिस्टम होता है, कई बार जो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को, उनके परसेप्शन को खत्म कर देता है। कुछ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, क्या? रेशनैलिटी, वही टोटल रेशनैलिटी पॉसिबल नहीं है, रियलिटी भी नहीं है। स्पेशलाइजेशन, कई बार हम क्या होता है स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा फोकस करते हैं वी एज अ मैनेजमेंट, बट जिससे की जो जॉब होती है मोनोटोनस हो जाती है, काम बोरिंग हो जाता है। चैन ऑफ कमांड की ये इसको कमांड देगा, ये इसको कमांड देगा, मतलब ये सुपीरियर है और ये उसका सबऑर्डिनेट है, तो इससे कहीं ना कहीं बॉसिज्म वाली फीलिंग आती है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कौन किसको कमांड देगा, डायरेक्शन इस तरह से फ्लो होगी जैसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट आने का कारण ही क्या है? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दीज पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू, उनकी वजह से क्या होता है? साइकोलॉजिकल फेलियर होता है एंड कंसिक्वेंटली एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है। दिस इज पर्सनैलिटी एडवोकेट। देन नेक्स्ट टॉपिक है एंड मीन स्टैंड, EMC। एंड मीन स्टैंड क्या है? ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है गोल सेटिंग का। जैसे हमने लास्ट वीडियो में गोल सेटिंग में दो अप्रोचेस पढ़ी थी, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। इसके साथ एक और ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है एंड मीन स्टैंड। ये क्या बोल रहा है? वर्टिकल नेट ऑफ गोल्स एंड मीन्स wherein there is a downward flow of goals to be pursued and upward movement of means or performance। क्या है मतलब? जो वर्टिकल नेट है, मतलब इस तरह का जो गोल्स हैं वो तो फ्लो करेंगे टॉप टू डाउन। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट से मिडल, देन मिडल से लोअर एंड लोअर से वर्कर्स पे। और जो उनकी परफॉर्मेंस है, उस गोल्स को अचीव करने की एक्टिविटीज है, टारगेट्स है, परफॉर्मेंस है, मीन्स है, वो फ्लो करेंगे डाउन से टॉप, मतलब वर्कर्स, then lower management, then divisional goals, department and middle management, and then top management. So this is end means end। अब इसका फायदा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, देन लोअर मैनेजमेंट, देन वर्कर्स। गोल क्लैरिटी है, किसको क्या काम करना है, वो गोल क्लियर है सबके। डेलीगेशन अथॉरिटी का, कि टॉप मैनेजमेंट कुछ काम डेलीगेट करे मिडिल को, मिडिल को लोअर को, लोअर को वर्कर्स को। लिमिटेशन क्या है? परफेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं भी स्पेशल की बात नहीं कर रहे हैं। डिस्ट्रक्शन, अगर किसी भी लेवल पे प्रॉब्लम आई, कहीं भी प्रॉब्लम आई, तो पूरा का पूरा जो गोल का फ्लो है वो सारा खत्म हो जाएगा, या परफॉर्मेंस का फ्लो खत्म हो जाएगा। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूट भी नहीं करेगा। अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मॉल स्केल पे बात कर रहे हैं, वहाँ तो टॉप मिडिल लेवल में, लोअर में कोई डिफरेंस नहीं होता, राइट। तो हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन पे वो सूट नहीं करेगा। अब इस एनिमी सेल को कैसे इफेक्टिव बनाया जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी,
कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप किया इन द फ्लो ऑफ गोल्स और मीन्स वर्कर्स का पार्टिसिपेशन गोल सेटिंग प्रोसेस में एनहांस किया जाए एंड टाइम टू टाइम गोल्स को रिव्यू किया जाए या उनके प्रोसेस ऑफ फ्लो को रिव्यू किया जाए. तो दिस इज एंड मीन्स एंड. नेक्स्ट गोल चेंजेस. गोल चेंजेस का मतलब क्या है? देखो कई बार क्या होता है चेंज हमें करना पड़ता है चाहे या ना चाहो विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस एनवायरनमेंट. कुछ एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज चेंज हो गई जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना पड़ेगा. चेंज इज नेचुरल इन ऑर्गेनाइजेशन, नो एक्सेप्शन. It refers to periodic and continuous re-evaluation of goal priorities over time with respect to changes in internal and external environment. मतलब हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के कुछ ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना, उसके गोल्स में चेंज करना है गोल चेंजेस. इस चेंज के रीजन क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, एस्पिरेशन लेवल ऑफ मैनेजर चेंज. जो हमारा एस्पिरेशन लेवल है मैनेजर का वो बदल गया है. ऑर्गेनाइजेशन में कुछ क्राइसिस हो गए हैं जिसकी वजह से चेंज करना पड़ रहा है. चेंज इन फेस्टल एनवायरनमेंट. फेस्टल का मतलब होता है देखो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल. फेस्टल पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल. अगर इस एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है मतलब एक तरह से एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है जो हमने पहले डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में. एक्सटर्नल मैक्रो में चेंज आ रहा है जिसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ रहा है. फोर्थ, स्टेक होल्डर से कुछ ऐसे डिमांड है चेंज की तो उनकी बात माननी पड़ेगी. हमारा कंपटीशन चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हमें अपना भी कुछ गोल्स को चेंज करना पड़ेगा. अब गोल चेंज में तीन तरह की चीज हो सकती है. या तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या सक्सेशन हो सकता है, या डिस्टोर्शन हो सकता है. देखो तीन चीजें क्या है. गोल डिस्प्लेसमेंट मतलब when new goals are undertaken by completely disregarding official और operative goals. मतलब जो पहले हमारे ऑफिशियल ऑपरेटिव गोल्स डिसाइड हैं उनको पूरा डिसरिगार्ड करके नए गोल्स को एस्टैब्लिश करना इस गोल डिस्प्लेसमेंट. कब होता है? राइजेस व्हेन एक्शंस व्हिच वर कंसीडर्ड टू बी मीन्स और टू अचीव गोल्स टू बिकम गोल्स देमसेल्फ. जो हमने पहले कुछ काम कर रहे थे जिससे हमारे गोल से थे वही गोल बन गया. दीज आर नॉट एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट तरीके से गोल डिस्प्लेसमेंट नहीं किया जाता. सेकेंड इज गोल सक्सेशन. गोल सक्सेशन मतलब व्हेन न्यू और मॉडिफाइड गोल्स आर इंट्रोड्यूस्ड और सब्स्टिट्यूट फॉर एग्जिस्टिंग गोल्स. एग्जिस्टिंग गोल्स को हटा के न्यू गोल्स को एस्टैब्लिश किया जा रहा है. दिस इज गोल सक्सेशन. ये कब हो रहा है? व्हेन ओल्ड गोल्स व्हेन ओल्ड आर अचीव्ड और बिकम्स इररिलेवेंट. या तो हम जो पुराने गोल्स थे वो अचीव कर चुके हैं या फिर वो इररिलेवेंट हो चुके हैं. दीज आर डन एक्सप्लिसिटली. एक्सप्लिसिटली किए जाते हैं. गोल डिस्टॉर्शन, एक्सट्रीम ऑफ गोल डिस्प्लेसमेंट. मतलब गोल डिस्प्लेसमेंट का एक एक्सट्रीम फॉर्म है जिसमें क्या है सिचुएशन अराइज व्हेन देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस एप्लीकेशन ऑफ स्टेटेड गोल्स. जो हमने गोल्स बनाए थे उनका मिस एप्लीकेशन हो रहा है, उनका मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है. When goals are distorted to extreme level, organization is forced to replace them. Happens when there is a overcommitment of goals or iron law of oligarchy prevails. ठीक है. सो इन तीन तरीके से हम गोल्स को चेंज कर सकते हैं या किया जाता है. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट. साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? It represents our mutual beliefs, perception and informal obligation between employer and employee. मतलब बेसिकली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, परसेप्शन है, इनफॉर्मल ऑब्लिगेशन है, अनसेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अनसेड ड्यूटीज हैं, उसको साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है. It represents a relationship between employer and employees and specifically mutual expectations of inputs and outcomes. It depicts mutual duties, responsibilities in generalized forms. Okay. Next, impact of environment on organizational change. मतलब अगर environment का क्या impact आता है organization goals पे. मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमें अपॉर्चुनिटीज भी देता है ग्रो करने की, चैलेंज भी थ्रो करता है, एज वेल एज थ्रेट्स भी देता है. अब उन चीजों को डील कैसे करे जाए? तो कुछ स्ट्रेटेजीज हमसे डील करने की. क्या है? फर्स्ट है अवॉइडिंग. कुछ चीज ऐसे होते हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं. जैसे कि एक्स ने प्राइस बढ़ा दिया अपने गुड्स का तो वाई उसको रिस्पॉन्ड ना करे क्योंकि उसने मान लो 10 रुपये बढ़ा दिया तो वाई को अगर वाई ऑलरेडी 5 से बेच रहा है कुछ तो लेट्स नॉट टू रिस्पॉन्ड. कुछ चीजें हम अवॉइड करके भी उसको फेस कर सकते हैं. सेकेंड इज कंपीटिंग. कंपीटिंग मीन्स अगर कंपटीशन में कोई कंपटीटर कुछ कर रहा है आप उससे बेहतर करो. उसने टेक्नोलॉजी अच्छी लगाई आप और अच्छी लगाओ. उसने फाइनेंस अच्छे करे अपने आप और अच्छा करो. उसने नई मार्केट कैप्चर करी आप और ज्यादा मार्केट कैप्चर करो. ठीक है. थर्ड वन इज बार्गेनिंग. बार्गेनिंग मीन्स कुछ म्यूचुअल एक मिनिमम प्रोग्राम डिसाइड करा जाए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की कॉम्पिटिटर्स आपस में आकर लेते हैं कि यार हम ना ये जो मोबाइल फोन है स्मार्टफोन है 10,000 से कम में नहीं बेचेंगे. तो दिस मिनिमम प्राइस वी विल चार्ज टू कस्टमर्स.
तो दिस इज काइंड ऑफ बार्गेनिंग, जहाँ पर नेगोशिएशन होते हैं अमंग द पार्टी। कोलिशन मतलब एक बड़े प्लेयर के अगेंस्ट मार्केट में छोटे छोटे प्लेयर को कोलिशन बना ले, मतलब बेसिकली अगेंस्ट कॉमन एनिमी और बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट और मर्जर एक्विजिशन होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वोडाफोन और आइडिया ने मर्जर कर लिया अगेंस्ट टू गिव कंपटीशन टू जियो, ठीक है। लास्ट में कोऑपटेशन, कोऑपटेशन होता है जो भी चेंज आ रहे हैं उसमें ढल जाना, ठीक है। अब्सॉर्बिंग और टेकिंग इनटू कंसिडरेशन न्यू एनवायरमेंटल चेंजेस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सो एज टू अवॉइड अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे कि कुछ यूनियन हमें विरोध ना करे तो एक एम्प्लॉयज के डायरेक्टर को भी आप अपॉइंट कर लो और उसको डिसीजन मेकिंग में शामिल कर लो। तो दिस इज ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू डील विद द एनवायरमेंट। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें से एमबीओ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, इसमें से इंटरव्यूज में काफी सारे क्वेश्चन रिपीटेड पूछे गए हैं। तो एमबीओ क्या है? इट्स अ ग्रेटेस्ट मैनेजरियल इनोवेशन बाय पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर ने इसको दिया था इन 1950s। A new philosophy of participation-based managing. Objectives should not be imposed on subordinates, but should be decided collectively. मैंने वही बोला कि objective हमारे जो subordinates पे थोपा ना जाए, बल्कि उनके साथ मिलके establish किया जाए। Based on the principle of involvement leads to commitment, मतलब involvement से commitment increase होता है। इस principle पे पूरा MBO based है। ड्रकर ने क्या बोला है? MBO is regarded as a system of improving performance both of the individual manager and enterprise as a whole by setting of objective at corporate, departmental and individual managerial level. ठीक है? Success depends on how well both objective and action plan is communicated and defined. Features can all activities are goal oriented. Integration of goals at different level, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट लेवल से, टॉप मैनेजमेंट लेवल से, ऑपरेटिव लेवल से, प्लेटफॉर्म लेवल से जो गोल्स बनाए जा रहे हैं उन सबका इंटीग्रेशन करना। ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा डायनेमिक एक्टिविटी देखा गया है जो रेगुलरली चेंज हो रहा है, रेगुलरली चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में। पार्टिसिपेटिव अटेंडी, हर लेवल के बंदों का पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंश्योर किया गया है। मैचेस ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज, हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं उनके हिसाब से ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना है। गिव मोर वेटेज टू रिव्यू एंड अप्राइजल, रिव्यू अप्राइजल को ज्यादा वेटेज इन्होंने दिया है। एंड प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट को कुछ अपने खुद से डिसाइड करने का वाइल वर्किंग, उस पर ज्यादा ध्यान दिया है कि ऑटोनॉमी होनी चाहिए हर लेवल पे। नाउ द प्रोसेस ऑफ एमबीओ। एमबीओ देखो सबसे पहले क्या है? ऑर्गेनाइजेशन गोल को डिसाइड करना। जब ऑर्गेनाइजेशन गोल डिसाइड हो गए देन इंडिविजुअली या एम्प्लॉय के लेवल पे गोल्स को डिसाइड करना, ऑब्जेक्टिव्स को स्टैब्लिश करना। ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश होने के बाद उनके काम को मॉनिटर करना, परफॉर्मेंस को चेक करना। फोर्थ वन इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जो काम उन्होंने कर लिया है उसको चेक करना, इवैल्यूएट करना। देन प्रोवाइडिंग फीडबैक, क्या अच्छा रहा, क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या खराब रहा, वो चेक करना, फीडबैक देना। देन परफॉर्मेंस अप्राइजल, जिसका जैसा काम रहा उसका अप्राइज करना, मे बी उनको रिवॉर्ड को बढ़ाना, रिवॉर्ड्स कट करना। एंड देन अगेन कमिंग बैक टू ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को डिफाइन करना। तो इसका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो चलता रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेटिंग अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल एंडिंग विद द परफॉर्मेंस अप्राइजल। बेनिफिट क्या एमबीओ के? क्लियर गोल्स, अगर हर लेवल पे सबके पार्टिसिपेशन से गोल्स बनाए जाएंगे तो कोई एम्बिग्युइटी पे कंफ्यूजन रहेगी नहीं। स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल, गोल ये है जिनके ध्यान में रखे कंट्रोल प्रोसेस किया जाता है। ऑब्जेक्टिव अप्राइजल, जो हमने पढ़ा कि हमने अप्राइजल करना है, इस अप्राइजल का बेस क्या होगा? गोल्स जो हमने यहाँ डिसाइड करें तो ऑब्जेक्टिव तरीके से अप्राइजल हो पाएगा, क्योंकि पार्टिसिपेशन लेवल मतलब सबके पार्टिसिपेशन को ध्यान में रख के गोल्स को स्टैब्लिश किया तो मोटिवेशन बना रहेगा, मोरल बूस्ट होगा। मेक वे टू अटेन मैक्सिमम रिजल्ट, एंथुसियाज्म इंप्लीमेंट, चेंज कर लो, कोई डिसीजन चेंज करना है या हमें नए गोल स्टैब्लिश करना है, दैट विल बी इजी। इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन नेटवर्क, बिकॉज सबको पार्टिसिपेशन किया जा रहा है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स एंड एक्टिविटीज, बिकॉज रिसोर्सेज को ध्यान में रख के ही गोल्स को स्टैब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। सो देयर विल बी बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स एंड एक्टिविटीज एंड एनकरेजेस इनोवेशन। लिमिटेशंस क्या है? मोर प्रेशर ऑन एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज में देखो डिसीजन मेकिंग उनको करना है, उनको काम भी करना है, मतलब बेसिकली वो प्लानिंग भी करेंगे और एग्जीक्यूशन भी करेंगे, तो करने का उनको प्रेशर है। टाइम कंज्यूमिंग है, डिसीजन मेकिंग करना इज नॉट इजी एक्टिविटी, टेक्स टाइम, इट कंज्यूम्स टाइम। गोल सेटिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कई बार,
मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को ज्यादा ध्यान दिया रहा है ज्यादा देन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन मतलब कि कई बार क्या होता है कि हमको एज अ टॉप मैनेजमेंट आप इनिशिएट करो, वर्कर्स पार्टिसिपेट करो, वो उनकी तरफ से कोई इनिशिएशन या कोई मोटिवेशन नहीं दिखाता पार्टिसिपेट करने के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बिकॉज अल्टीमेटली उनका लगता है दैट विल बी एक्स्ट्रा बर्डन ऑन दैम, ठीक है, इंक्रीज पेपर वर्क ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो दीज आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ एमबीओ। अब एमबीओ को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या चाहिए? प्रायर ट्रेनिंग टू वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, फीडबैक सिस्टम एस्टैब्लिश करना होगा ऑर्गेनाइजेशन में, नेसेसरी मैकेनिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए नीड मैनुअल या प्रोसीजर चाहिए, उनको एस्टैब्लिश करो, उनको बनाओ। टॉप लेवल मैनेजमेंट कमिटमेंट करना पड़ेगा टू एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट गाइड प्रोग्राम, गिव एडिक्वेट टाइम एंड रिसोर्सेज को लगाने पड़ेंगे इस पर। सबऑर्डिनेट की प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा एंड एक पार्टिसिपेटरी एनवायरनमेंट को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा जहाँ पर वर्कर्स डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना बर्डन ना समझे। एट द सेम टाइम मैनेजमेंट वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कराना अपनी ड्यूटी समझे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एंटायर, so this is about MBO. Here we have completed our second topic, which is organizational goals. The next video we will discuss evolution of organizational theory. So thank you so much for watching this video.